टू 10 years एट इज सोल सब्सक्राइबर। आज हम शुरू करेंगे हमारा थर्ड टॉपिक, द ग्रोइंग मिडिल क्लास। किस तरीके के उस टाइम पे फ्रांस में मिडिल क्लास की ग्रोथ हुई थी। मिडिल क्लास जो थी वो अपने जो अर्निंग करती थी थ्रू ट्रेड या फिर मैन्युफैक्चरिंग करती थी गुड्स एंड प्रोफेशंस को। इसके थ्रू उनके पास वेल्थ आती थी। एंड देन जो मिडिल क्लास थी वो एजुकेटेड थी, वो बिलीव करती थी कि कोई भी सोसाइटी में ऐसा ग्रुप नहीं है जिसको प्रिविलेजेस हो बर्थ के साथ। लाइक जैसे बोलते हैं ना कि इसे तो जन्म सिद्ध अधिकार है कि ये जैसे मोची है तो ये इसका फादर मोची थे तो ये भी मोची बनेगा। तो इस तरीके से किसी को भी ये राइट नहीं दिया गया है कि आप जैसा आपके फादर काम करते हैं वही काम आप भी करें। हर कोई अपने फील्ड में अलग अलग होता है। और उस टाइम पे ये जो लोग थे, नॉर्मल पीपल्स जो थे, आखिर ये शादी वादी छोड़ के आखिर ये किधर जा रहे हैं, रेवोल्यूशन क्यों कर रहे हैं। रेवोल्यूशन इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये इंस्पायर्ड थे फिलोसोफर के आइडियाज से। उस टाइम पे 3 फिलोसोफर थे जिनका नाम था, पहले का नाम था जॉन लॉकी, दूसरे का नाम था जीन जैक्यू रोस्क्यू एंड थर्ड था मॉन्टेस्क्यू। कितना अजीब नाम है। क्या उस टाइम पे ये उनके आइडियाज़ से इतने ज़्यादा इंस्पायर थे, वो उस आइडियाज़ को नॉर्मली यानी कि जो भी बातचीत होती है उसके हर जगह, यानी कि दारू के लुक्कड़ से लेके चाय वाले तक, नुक्कड़ तक इनके आइडियाज़ को स्प्रेड कर दिया गया था। कॉफ़ी हाउसेज हो गए हमारे, स्प्रेड किए गए थे, सैलून्स में स्प्रेड किया गया, यहाँ तक कि बुक्स एंड न्यूज़पेपर तक में छाप दिए गए थे इनके आइडियाज़ को। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट। उस टाइम पर ये तीनों भी इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो अब हम पढ़ेंगे कि 14 जुलाई 1789 को, अभी तक हमने ये सब पढ़ा कि आखिर क्यों 14 जुलाई 1789 को हुआ था। तो ये सारी प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम क्या थी, टैक्स इतना ज़्यादा लिया जा रहा था। दूसरी, फूड प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे, ब्रेड का प्राइस कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स की वजह से 14 जुलाई 1789 को रेवोल्यूशन हुआ। एंड देन अब हम पढ़ेंगे कि रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ। नाउ तो अब हम पढ़ेंगे फिलोसफर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन रेवोल्यूशन। फिलोसोफर का कितना बड़ा रोल था इतने बड़े दंगे फसाद कराने में। तो हमारे 3 फिलोसोफर हैं, जॉन लॉकी, जीन जैक्यूस रोस्क्यू एंड मॉन्टेस्क्यू। तो जॉन लॉकी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इस बुक में उन्होंने बताया था कि हर किसी को इक्वल राइट है और लॉज जो है वो सबके लिए बराबर हैं। और ये बताते हैं एब्सोल्यूट राइट की और मोनार्की। ये मोनार्की को डिनाई करते हैं कि मोनार्की नहीं होनी चाहिए फ्रांस में। देन था सेकंड आते हैं जीन जैक्यूज रोस्क्यू। इन्होंने बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने बताया था कि पॉलिटिशियंस लोगों की सुने, लोगों की गाली नहीं सुने, लोगों की बातें सुने, जो भी वो कहना चाह रहे हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम है उसको सुने। एंड देन थर्ड था हमारा था मॉन्टेस्क्यू ने बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इस बुक में इन्होंने बताया था कि पावर जो है वो डिवाइड कर दिया जाए 3 पार्ट्स में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। इन तीनों का क्या काम होता है ये तो पढ़ा ही नहीं, दोस्तों के साथ चिल मार रहे थे। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। जो गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट होता है हमारा लेजिस्लेचर का काम होता है मेकिंग रूल, वो रूल्स को बनाता है, लॉज वगैरह को बनाता है। देन सेकंड आता है एग्जीक्यूटिव, इसका काम होता है रूल्स को इम्प्लीमेंट कराना, जैसे कि आपके इंडिया में आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, ये रूल्स को इम्प्लीमेंट कराते हैं। एंड देन थर्ड आता है हमारा जुडिशरी, जो भी इन कानून को मानता नहीं है उसके ऊपर जस्टिस करता है हमारा जुडिशरी। लाइक कोई रूल वगैरह बनाया, लाइक ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं, अगर उन्हें तुम फॉलो नहीं करोगे तो ऑफकोर्स तुम पे केस होगा। और वो केस कहाँ होगा, जुडिशरी में, कोर्ट में जाएगा। इसमें आते हैं हमारे कोर्ट। आई होप अब आपका क्लियर हो गया होगा कि लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव का क्या काम है। लेजिस्लेचर रूल बनाता है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट कराता है एंड देन जुडिशरी उस रूल को कंटिन्यू कराता है, लागू करवाने में हेल्प कराता है। जो भी कानून नहीं मानता है उसके ऊपर वो रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। उस टाइम पे लुईस 16 को इकोनॉमिक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि इकोनॉमिक की धज्जियाँ उड़ गई थी। लुईस 16 सोचता है क्यों ना हम टैक्स को इंक्रीज कर दें। और उस टाइम पे किसी भी डिसीजन को लेने के लिए मोनार्क काफ़ी नहीं था, यानी कि राजा अकेले ही डिसीजन नहीं ले सकता था। इसीलिए लुईस 16 ने असेंबली रखी स्टेट जनरल की और उन्हें प्रपोजल दिया टैक्स को इंक्रीज करेंगे। और ये प्रपोजल हुआ था हमारा 5 मई 1789 में। उस असेंबली में फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव आए थे और उनके लिए सीट भी रखी गई थी। बट जो हमारा थर्ड स्टेट था वो बैक में, यानी कि पीछे, उन लोगों के पीछे जाके खड़ा हुआ था। और हमारे थर्ड स्टेट से आए थे 600 मेंबर्स। जो हमारा थर्ड स्टेट था उसे रिप्रेजेंट करने के लिए एजुकेटेड मेंबर्स थे, और जो पीजेंट्स, आर्टिशियंस, वुमेन्स, इन सब की जो एंट्री थी वो डिनाई थी। ये लोग असेंबली में आ ही नहीं सकते थे। वोटिंग जो थी स्टेट जनरल की वो पुराने टाइम से जैसी चलती आ रही थी वैसी थी। और पुराने टाइम पे कैसी थी, पुराने टाइम पे ईच स्टेट हैड 1 वोट,
यानी कि हर एक स्टेट का एक वोट होता था और यही कंटिन्यू चलते आ रहा था। पर अब जो था थर्ड स्टेट वो डिमांड करने लगा था कि हमें इंडिविजुअल वोटिंग राइट चाहिए, यानी कि ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, हर एक मेंबर पे एक वोट होना चाहिए। जो थर्ड स्टेट ने डिमांड रखी थी कि हमें वोटिंग राइट चाहिए, उसको रिजेक्ट कर दिया गया किंग के द्वारा। नाउ गेट लॉस्ट, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता। उन्होंने कहा कि हम आपके इस जो भी आपने डिमांड रखी है उसको नहीं मांगते, जिसकी वजह से जो थर्ड स्टेट था उसने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया असेंबली में। और ऑन 20 जून जो हमारे थर्ड स्टेट थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो टेनिस कोर्ट था, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना वर्सलीज, उन्होंने वहाँ पे जाके अटैक किया था 14 जुलाई 1789 में। ये वही अटैक था, इसी की वजह से वहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ और नेशनल असेंबली ने ये कह दिया कि अब हम खुद कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे अपने फ्रांस का और उसमें मोनार्क की पावर को लिमिट कर देंगे। इतनी नहीं लिमिट देंगे कि वो सब पे चढ़ के नाचने लग जाए लाइक दैट। मिराबियू एक नोबल थे और ये जो थे हमारे सेकंड स्टेट से थे, एंड एक और थे एबीसियस, ये जो थे ये प्रीस्ट थे और ये लोग लीड कर रहे थे हमारे थर्ड स्टेट को। और एबीसियस ने लिखा था एक बुक जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट क्या होता है, इसके ऊपर उन्होंने बुक भी लिख डाली थी। नेशनल असेंबली जो थी वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी वर्साइल में, किस लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, और बाकी जो पूरा फ्रांस था वो एक ट्रबल में था, एक ट्रबल जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। उस टाइम पे जो विंटर्स की वजह से पूरी फूड क्रॉप जो थी वो ख़राब हो गई थी और प्राइस जो थे वो इंक्रीज़ होने लगे थे। इसी का रीज़न था कि प्राइस क्यों इतना इंक्रीज़ हो रहा था, क्योंकि फूड क्रॉप्स तो ख़राब हो गई थी विंटर्स की वजह से। बेकर्स जो थे वो हॉर्डेड सप्लाईज ऑफ ब्रेड, यानी कि हॉर्डेड मतलब होता है कि स्टॉक करके रख लेना ब्रेड को, जब वो ब्रेड को स्टॉक कर लेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा उन्हें, इसी वजह से प्राइस इंक्रीज़ हो रहा था। और उस टाइम पे बहुत सारे क्वीज और बेकरीज में क्या हो रहे थे, क्राउड इकट्ठा हो गए थे, वुमेन्स एंग्री हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि वो बहुत देर से वेट कर रही थी सामान का, बट वो जो थे वो सामान उस तरीके से दिया ही नहीं जा रहे थे। लाइक वुमेन्स वेट कर रही है, सुबह से शाम हो गई है पर ब्रेड तो आ ही नहीं रहा है, उन्हें दिया ही नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से क्राउड भी बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ गया था। और उसी टाइम पे जो किंग था उन्होंने ऑर्डर दे दिया था ट्रूप्स अपनी आर्मी को कि वो पेरिस चली जाएं। 14 जुलाई एगिटेटेड क्राउड्स स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय द बास्टाइल। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि 14 जुलाई को क्या हुआ, तो ये सारे रीज़न थे कि 14 जुलाई को इतनी सारी चीज़ें हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या क्या चीज़ें फेस होने को मिली। उस टाइम पे जो रूमर्स था उसमें एक रूमर फैलाया गया था कि जो विलेज है उनको डिस्ट्रॉय किया गया है लॉर्ड्स के द्वारा, यानी कि सेकेंड स्टेट जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसने हायर किए हैं कुछ गैंग्स ताकि वो इन क्रॉप्स को ख़राब कर सके विलेज की। और उस टाइम पे जो फियर था, मतलब बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था, पीजेंट्स होते वो डिस्ट्रिक्ट्स पे अटैक कर रहे थे और जो कासल था नोबल्स उनको लूट लिया गया था, उनके ग्रेन्स चुरा लिए गए थे और जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे उनको बर्न यानी कि जला दिया गया था, उनके जितने भी रिकॉर्ड्स थे उन सबको ख़त्म कर दिया गया था, एकदम से तहस नहस, चाकू वाकू निकाल कर आ गए थे, अटैक कर दो, एकदम तोड़ डालो, फोड़ डालो, छोड़ेगा नहीं। बहुत सारे नोबल्स वहाँ से अपने होम को छोड़ छोड़ के माइग्रेट करने लगे थे दूसरे नेबरिंग कंट्री में गए। लुइस 16 की जो फाइनली जो था वो नेशनल असेंबली में एक्सेप्ट कर लेता है कॉन्स्टिट्यूशन। इतना सब होने के बाद फाइनली उसने एक्सेप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन को, तो अब हमारा इस्टेब्लिश होता है मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन। 4 अगस्त 1789 को फ्रांस जो एक लॉ पास करता है जिसमें अबॉलिश करता है फ्यूडल सिस्टम को और ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस को। द मेंबर ऑफ क्लर्जी वर आल्सो फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। मेंबर ऑफ क्लर्जी जो कि क्लर्जी के मेंबर्स थे उनको फोर्स ज़बरदस्ती किए जाते हैं कि आपने जो प्रिविलेजेस ले रखे हैं ना इन्हें छोड़िए, फालतू में लेके बैठे हैं। तिथ अबॉलिस्ट कर दिया गया था। तिथ क्या था? तिथ वो था ना जिसमें चर्च जो है वो टैक्स लेता है, किससे लेता है? पीजेंट से लेता है। भूल गए ना? अब भी बताया था मैंने पिछली क्लास में, अब भी भूल गए। कॉन्फिस्केटेड हो गए यानी कि सीज्ड कर दिया गया। मोनार्क से अब बन गया है फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन को लॉन्च कर दिया गया है, पावर को लिमिट कर दिया गया है। नेशनल असेंबली ने फाइनली ड्राफ्ट कर लिया है कॉन्स्टिट्यूशन को और उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो लिमिट कर सके हमारी जो मोनार्क की पावर है उसको। तो पावर जो है वो सेपरेट की जाए। हमने पढ़ा था कि किस तरीके से पावर को सेपरेट किया जाएगा। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में 3 पार्ट्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन जो 1791 में आया है उसमें जो है जो लॉज बनेंगे वो सभी लॉज कौन बनाएगा? उन सभी लॉज को बनाएगा हमारा नेशनल असेंबली जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। नेशनल असेंबली में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो ग्रुप ऑफ इलेक्टोर्स हैं और उन्हें चूज कौन करता है? उन्हें चूज करते हैं एक्टिव सिटीजन। इसमें 2 वर्ड्स आएंगे, एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो होते हैं जिन्हें वोटिंग का राइट है और वोट कौन कर सकता है? वोट सिर्फ मेल कर सकते हैं जिनकी एज 25 से अबव है और जो टैक्स देते हैं, कितना टैक्स देते हैं? वो उतना टैक्स देते हैं जितना कि
लेबर 3 दिन में कमाता है, यानी कि 3 दिन के सैलरी के मुकाबले वो टैक्स देते हैं, तब जाके उन्हें वोट करने का अधिकार है। और पैसिव सिटीजन वो सिटीजन होते हैं जिनको वोट करने का अधिकार ही नहीं दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम। उस टाइम पे फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था? तो हमारा जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, आदमी के और लोगों के राइट्स के बारे में बात करता है। राइट्स कैसे? राइट्स, राइट ऑफ लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपना ओपिनियन रखने का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर कोई इक्वल है, किसके अकॉर्डिंग? लॉ के अकॉर्डिंग। ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, यानी कि उन्हें राइट्स उनके जन्म सिद्ध अधिकार के साथ ही दे दिए जाएंगे और कोई भी इस राइट्स को छीन नहीं पाएगा। ड्यूटी क्या होगी स्टेट्स की? स्टेट की ड्यूटी होगी कि वो प्रोटेक्ट करे सिटीजन के इस नेचुरल राइट्स को, कोई भी इसे अबॉलिश ना करा पाए। और बहुत सारे पॉलिटिकल सिंबल्स आए थे, ब्रोकन चेन हो गई, या फिर आपके बंडल ऑफ रॉड्स, आई विथ इन अ ट्रायंगल, स्क्रैप, इन सबका अपना अपना मतलब होता है। लेट मी शो यू समथिंग लाइक दिस टाइप से, जैसे ब्रोकन चेन है और ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही होता है। इसमें आपकी बुक में बहुत सारे होंगे, उसके अकॉर्डिंग।